नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10th सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाते हैं तो मार्क्स अपने आप आपके जो है आ जाएंगे। आज की क्लास के अंदर हम पावर शेयरिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ये। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप ये चैप्टर यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपको पावर शेयरिंग कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास को या इस चैप्टर को हम जो है वो दो भाग में पढ़ने वाले हैं। एक आएगा आपका लेक्चर 1 और एक आएगा आपका लेक्चर 2। अगर आप ये दोनों लेक्चर देख लेते हैं तो इसकी गारंटी मेरी कि पावर शेयरिंग के चैप्टर से ना तो आपके हाफ ईयरली में कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा, ना आपके बोर्ड के अंदर कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा। बस आपको ये क्लास पूरी ईमानदारी के साथ देखनी है। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं चैप्टर पावर शेयरिंग। सबसे पहले तो है हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने 9th क्लास से आप आ रहे हैं, आप 10th क्लास में आ गए हैं, तो 9th क्लास में जो पॉलिटिकल साइंस था वो पूरा बेस था डेमोक्रेसी के ऊपर। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो हमने पिछले 9th क्लास में हमने ये भी पढ़ा है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है या जो गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर अलग अलग लेवल्स, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में जो है वो बांट देती है। पावर किसी एक पर्सन के पास में नहीं होती है। डेमोक्रेसी के अंदर पावर अलग अलग लोगों के पास में, अलग अलग लेवल्स के पास में, अलग अलग ऑर्गन्स के पास में होती है। अब ये लेवल्स ऑर्गन्स क्या होते हैं अभी नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्लास जब तक खत्म होगी आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आने लगेंगे। एक अच्छी डेमोक्रेसी वही है जो अपनी पावर को शेयर करती है। अगर शेयर नहीं कर रही है तो आप उसको ऑन पेपर डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, रियलिटी में वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग जो है वो मस्ट है। अब ये पावर शेयरिंग मस्ट क्यों है डेमोक्रेसी के अंदर, इसको हम दो कंट्री के एग्जांपल से पढ़ेंगे। दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग की डिमांड राइज होती है और दोनों कंट्री उस डिमांड को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। एक कंट्री है आपकी बेल्जियम, एक कंट्री है आपकी श्रीलंका। बेल्जियम में के अंदर पावर शेयरिंग की डिमांड उठती है तो बेल्जियम की सरकार उस पर कुछ स्टेप्स लेती है। श्रीलंका में भी पावर शेयरिंग की डिमांड उठती है और श्रीलंका की सरकार उस पर कुछ स्टेप्स लेती है। तो बेल्जियम की सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए, श्रीलंका की सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए, दोनों ने अलग अलग स्टेप्स लिए, तो दोनों के जो नतीजे थे, जो कंक्लूजन था वो अलग अलग आया। तो हम उन कंक्लूजन के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि पावर शेयरिंग जो है वो सही है या गलत है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हम पावर को कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हम मोटी मोटी 3 बातें पढ़ेंगे। एक तो है हम श्रीलंका और बेल्जियम की कंट्री के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग जो है वो करते हैं तो उसके क्या नतीजे आते हैं। जब हम ये देख लेंगे पावर शेयरिंग के क्या नतीजे आए तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे पावर शेयरिंग बढ़िया है या पावर शेयरिंग अच्छी बात नहीं है। तो अगर जब अच्छी बात है तो वो क्यों अच्छी बात है, या बुरी बात है तो वो क्यों बुरी बात है। तो रीजंस फॉर पावर शेयरिंग हम सेकेंड, और लास्ट हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में मोटी मोटी 3 बातें हैं। पावर शेयर करने के क्या रीजंस हैं वो 2 कंट्री के एग्जांपल से पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए और पावर शेयरिंग हम कैसे कैसे करें, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, एक है बेल्जियम, एक है श्रीलंका। दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और दोनों में पावर शेयरिंग की डिमांड राइज होती है और ये दोनों कंट्री उस पावर शेयरिंग की डिमांड को कैसे कैसे हैंडल करते हैं ये जानेंगे और उसके क्या आउटकम्स निकल कर आते हैं ये जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कहानी श्रीलंका से। श्रीलंका जो है कि वो एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका क्या है, आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन मतलब एक ऐसा लैंड पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। श्रीलंका जो है वो इंडिया के तमिलनाडु के कोस्ट के पास में है। तो श्रीलंका की अगर लोकेशन की बात करें तो श्रीलंका कहाँ पर है, श्रीलंका जो है इंडिया के तमिलनाडु के कोस्ट के पास में है। तो अगर अपन बात करें इंडिया का सबसे नियरेस्ट स्टेट कौन सा है तो तमिलनाडु है।
श्रीलंका की जो आज़ादी है वो 1948 में हो जाती है। और श्रीलंका की अगर अपन पॉपुलेशन की बात करें तो श्रीलंका की पॉपुलेशन और अपने इंडिया का हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन दोनों क्या है, सेम है। तो श्रीलंका की अगर अपन लोकेशन की बात करें तो श्रीलंका की लोकेशन जो है वो, पहली बात तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन क्या होता है, ऐसा लैंड पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। और ये जो है वो तमिलनाडु की साउथ कोस्ट के पास में है या साउथ कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर है। श्रीलंका की अगर आज़ादी की बात करें तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो जाता है। इंडिया के एक साल बाद, इंडिया 1947 में आज़ाद हो रहा है, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हो रहा है। श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात करें तो 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा के बराबर है। 2 करोड़ की पॉपुलेशन हरियाणा के बराबर है। और श्रीलंका के अंदर जो ये 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसमें तरह तरह के लोग रह रहे हैं, मतलब अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज फॉलो करने वाले लोग रह रहे हैं या अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रह रहे हैं। तो श्रीलंका की पॉपुलेशन कैसी है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। इंडिया की भी पॉपुलेशन डाइवर्स है। डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब लोगों की अलग अलग लैंग्वेज है, लोगों का अलग अलग कल्चर है, लोगों के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, लोगों का अलग अलग रिलीजन है, लोगों का अलग अलग खाना है। तो डाइवर्स पॉपुलेशन आपको श्रीलंका में देखने को मिलती है। अब श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है ये कैसे डाइवर्स है, श्रीलंका की पॉपुलेशन डाइवर्स है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे पढ़ेंगे कि श्रीलंका में कितनी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो श्रीलंका के अंदर मेजरली 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, एक है सिन्हाला, एक है तमिल। सिन्हाला जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनकी जो परसेंटेज है वो है 74, और सिन्हाला बोलने वाले लोग जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। तमिल भाषा बोलने वाले टोटल 18% लोग हैं और उनका रिलीजन जो है वो है हिंदू प्लस मुस्लिम। तो श्रीलंका में जो हिंदू और मुस्लिम रह रहे हैं वो ज्यादातर कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तमिल, और उनका परसेंटेज कितना है, 18। बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करने वाले कौन सी भाषा बोल रहे हैं, सिन्हाला, और उनका परसेंटेज कितना है, 74। श्रीलंका में कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, वो सिन्हाला भी बोलते हैं और वो तमिल भी बोलते हैं, और उनका जो परसेंटेज है वो है 7%, और उनका जो रिलीजन है वो है क्रिश्चियन। तो मतलब जो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर वो दोनों ही भाषा बोल रहे हैं, वो तमिल भी बोल रहे हैं, वो सिन्हाला भी बोल रहे हैं, और उनका परसेंटेज कितना है, 7। जो लोग हिंदू और मुस्लिम हैं वो ज्यादातर तमिल भाषा बोल रहे हैं, उनका परसेंटेज है 18, और जो लोग बुद्धिस्ट हैं वो भाषा बोल रहे हैं सिन्हाला, जिनका परसेंट है 74। अच्छा, ये जो तमिल्स हैं, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनमें भी 2 कैटेगरी है। एक वो तमिल्स जो कि श्रीलंका के खुद के तमिल्स हैं, मतलब उनका जो है वो 4 फादर्स और सब जो है वो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, और कुछ तमिल्स जो इंडिया के तमिलनाडु स्टेट से वहां पर जाकर बस गए। तो जो 18% तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनमें भी 2 धड़े हैं। एक तमिल बोलने वाले वो जो कि श्रीलंका के लोकल हैं, और एक तमिल बोलने वाले वो जो कि इंडिया से वहां पर गए। अच्छा, इंडिया से क्यों गए, क्योंकि श्रीलंका के अंदर उस समय ब्रिटिशर्स का जो है रूल था, और ब्रिटिशर वहां पर प्लांटेशन करते थे। अब प्लांटेशन करने के लिए उनको कुछ मजदूर चाहिए थे, और वो मजदूर इंडिया के तमिलनाडु, क्योंकि इंडिया का तमिलनाडु पास में है, तो तमिलनाडु से कुछ मजदूरों को ले जाके श्रीलंका ले गए और वहां पर उनसे खेती करवाई। जब श्रीलंका आजाद हो गया तो वो मजदूर वहीं रह गए, वो कभी वापस इंडिया आए ही नहीं। तो वो जो तमिल भाषा बोलने वाले श्रीलंका में है उनको अपन बोलते हैं इंडियन तमिल्स, और बाकी जो तमिल्स हैं वो श्रीलंका के नेटिव तमिल्स हैं या लोकल तमिल्स हैं। अब इसको देख लो, क्या है श्रीलंका, अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं या जो है वो डाइवर्स पॉपुलेशन है। मैंने आपको बताया श्रीलंका की पॉपुलेशन कैसी है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। कैसे डाइवर्स है, देखो सबसे पहले श्रीलंका में सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं जिनका परसेंटेज है 74, और वो कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, और वो कितने हैं, 18% वो है, और उनका रिलीजन क्या है, हिंदू प्लस मुस्लिम। अब ये जो हिंदू प्लस मुस्लिम है जो 18% और तमिल भाषा बोलते हैं, ये 2 कैटेगरी के, एक तो है श्रीलंकन तमिल्स या नेटिव तमिल्स, मतलब श्रीलंका के लोकल लोग जो तमिल भाषा बोलते हैं उनका परसेंटेज जो है वो 13% है, और ये जो लोकल तमिल्स हैं ये श्रीलंका के ज्यादातर जो है वो नॉर्थ हिस्से और नॉर्थ ईस्ट हिस्से में रहते हैं। ये जो मैं हिस्सा आपको शेड कर रहा हूँ, इस हिस्से के अंदर जो है श्रीलंका के
लोकल तमिल्स या नेटिव तमिल्स रहते हैं। तो आपसे 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं कि जो नेटिव तमिल्स हैं या श्रीलंकन तमिल्स हैं वो श्रीलंका के किस एरिया में रहते हैं, तो वो श्रीलंका के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से के अंदर रहते हैं। 5% जो है वो इंडियन तमिल्स हैं। 5% कौन है? इंडियन तमिल्स। अच्छा, ये अब इंडियन तमिल्स कौन है? वो लोग जिनके फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। फिर सिन्हाला और तमिल बोलने वाले जो लोग हैं उनका परसेंटेज है 7 और वो फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी। एक बार आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या क्या बताया। श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और ये 2 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्स पॉपुलेशन है, मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं। श्रीलंका के अंदर सिन्हाला बोलने वाले 74% लोग हैं जो कि बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। तमिल बोलने वाले 18% लोग हैं जो कि हिंदू प्लस मुस्लिम रिलीजन से हैं। अच्छा, ये जो तमिल हैं ये 2 कैटेगरी के हैं, एक तमिल जो कि श्रीलंका के लोकल्स हैं और एक तमिल जो कि इंडिया से गए हैं ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम या कॉलोनियल पीरियड एज अ प्लांटेशन वर्कर्स, और वो कभी वापस आए ही नहीं। तो ये जो है वो 18 में से 13% तो जो है वो लोकल तमिल्स हैं और 5% जो है वो इंडियन तमिल्स हैं। फिर हम बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तमिल प्लस सिन्हाला दोनों बोलता है, उनका परसेंटेज है 7 और वो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं क्रिश्चियन। तो ये जो है मैंने आपको अभी श्रीलंका का बैकग्राउंड बताया कि श्रीलंका का बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, अब जब श्रीलंका 1948 में आज़ाद हो जाता है तो श्रीलंका के अंदर होते हैं चुनाव, और चुनाव होते हैं तो इसके अंदर तमिल्स भी जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं और बुद्धिस्ट भी इलेक्शन, मतलब सिन्हाला बोलने वाले लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं और तमिल बोलने वाले लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि सिन्हाला बोलने वाले लोग जो हैं वो नंबर में ज़्यादा है और उनका रिलीजन बुद्धिस्ट है। तो वो जो है जब चुनाव होता है तो बुद्धिस्ट लोग या सिन्हाला बोलने वाले लोग जो है वो चुनाव जीत जाते हैं और वो पावर में आ जाते हैं, या अपन ये बोल सकते हैं उनकी सरकार बन जाती है। जब उन लोगों की, बुद्धिस्ट लोगों की सरकार बन जाती है या सिन्हाला लोगों की जब सरकार बन जाती है, तो जब वो सरकार में आते हैं तो वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे उनकी सुप्रीमेसी जो है वो श्रीलंका में बढ़ जाए। मतलब श्रीलंका जो है हमारा स्टेट है और यहाँ पर सिर्फ हम लोग राज कर सकते हैं, बाकी किसी की भी यहाँ पर जगह नहीं है। तो एक बार वापिस देखो मैंने क्या बताया, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो जाता है, उसके बाद होते हैं वहाँ पर चुनाव होते हैं, तो उसके अंदर सिन्हाला लोग या बुद्धिस्ट लोग पावर में आ जाते हैं क्योंकि वो नंबर में ज़्यादा है। आपको बताया कितना नंबर में ज़्यादा है, 74% है, मतलब टोटल आबादी का 74% आबादी सिन्हाला लोगों की है या बुद्धिस्ट लोगों की। तो वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या आती है, जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिससे उनकी सुप्रीमेसी जो है वो बढ़ जाए, या श्रीलंका के अंदर उनका राज जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाए, बाकी किसी की भी जगह नहीं है। तो ऐसे स्टेप्स जिसके अंदर सिन्हाला लोग अपनी सुप्रीमेसी या अपनी डोमिनियंस या अपना डोमिनियन नेचर जब लागू करते हैं, इसको अपन बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स। मतलब ऐसे मेजर जिसमें मेजॉरिटी अपने इच्छा से रूल कर रही है, उसको माइनॉरिटी की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? मतलब श्रीलंका की जो सिन्हाला सरकार है उसने अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए मेजॉरिटेरियनिज्म स्टेप्स या मेजर्स लिए। मेजॉरिटेरियनिज्म स्टेप्स या मेजर्स क्या होते हैं? एक ऐसे मेजर्स या ऐसे स्टेप्स जिसके अंदर मेजॉरिटी अपने हिसाब से रूल कर रहा है और माइनॉरिटी के विशेष उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती है। अच्छा, अब इन लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए वो भी हम आगे देखेंगे, अभी आपको यहीं पे फोकस रखना है। तो देखो, श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है 1948 के अंदर। फिर लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस आ जाता है किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। मतलब सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो सरकार के अंदर जो है मेजॉरिटी के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनके नंबर जो है वो ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू तमिल्स। जब ये लोग सरकार बना लेते हैं तो एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरिज्म मेजर्स। कैसे मेजर्स? मेजॉरिटेरिज्म मेजर्स। और ये क्यों लेते हैं? टू स्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो अब आपके 2 नंबर का एक सवाल बन सकता है कि मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स क्या होते हैं? मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स क्या होते हैं? तो मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स क्या होते हैं? एक ऐसी सोच जिसके अंदर ये माना जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से रूल कर सकती है,
जैसी उनकी मर्जी आए वैसे रूल कर सकती है। माइनॉरिटी की क्या इच्छा है या माइनॉरिटी की क्या बिलीव्स है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेजॉरिटी अपने हिसाब से रूल करेगी, बाकी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे जो है हमको लेना देना नहीं है। कुल मिला के जो लोग नंबर में ज्यादा है उनकी चलेगी, जो लोग नंबर में कम है उनकी नहीं चलने वाली। ऐसे स्टेप्स को हम बोलते हैं मेजॉरिटेरिज्म। अब आप देखो मेजॉरिटेरिज्म का मतलब क्या है। अ बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने हिसाब से किसी भी कंट्री को रूल कर सकती है उनकी इच्छा के अनुसार, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की विशेस और नीड्स को दरकिनार करके अपनी इच्छा से हम रूल करेंगे। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या इच्छा है, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। मैं अपने हिसाब से रूल करूंगा जो मेरे को पसंद है। तो ये तो गलत बात है। अगर कोई नंबर में ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो सब अपने बारे में ही करेगा, हमारे बारे में करेगा नहीं। ठीक है। और कैसी कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर ये डिक्टेटर है या मिलिट्री रूल है या मोनार्की है तो ऐसा रूल समझ में आता है कि वहां पर जो है वो डेमोक्रेसी है नहीं, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद ऐसे स्टेप्स ले रही है, तो कुल मिला के ये जो है वो डेमोक्रेसी को ट्रूली फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि इन लोगों ने ऐसे क्या मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स ले लिए कि जिससे जो है माइनॉरिटी को जो है उससे जो है उनको अच्छा नहीं लगता है, या उन्होंने अपनी सिन्हाला लोगों ने अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए ऐसे क्या स्टेप्स ले लिए श्रीलंका की सरकार में आने के बाद। तो सवाल ये बन सकता है कि व्हाट वर द मेजॉरिटेरिज्म मेजर्स टेकन बाय सिन्हाला लीडर्स आफ्टर सिक्योरिंग डोमिनेंस इन गवर्नमेंट। या ये पूछ सकता है कि गवर्नमेंट में आने के बाद सिन्हाला लोगों ने ऐसे क्या मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स उठाए। तो सबसे पहला उन्होंने क्या स्टेप्स उठाया, 1956 के अंदर वो लोग एक एक्ट लेकर आए। और वो एक्ट क्या कह रहा है, वो एक्ट कह रहा है कि आज से इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या हो जाएगी, सिन्हाला। मतलब इस देश में हर एक अखबार, हर एक जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हर एक बैंक, हर एक कोर्ट के अंदर एक ही भाषा चलेगी, वो भाषा है सिन्हाला। अब तमिल लोगों को सिन्हाला भाषा आ नहीं रही और उनको बोला है कि आपको लिखना, आपको पढ़ना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो आपको सबको सिन्हाला के अंदर करने पड़ेंगे अगर इस कंट्री में रहना है। तो आप देखो सिन्हाला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज तब घोषित कर सकते थे जब सभी लोग वही भाषा बोल रहे हैं। अब इसमें से कुछ लोग तो वो सिन्हाला लैंग्वेज जानते ही नहीं है, 18% आबादी को सिन्हाला आती ही नहीं है, और उन लोगों पे भी ये थोप दिया कि तुम लोग भी आज से सिन्हाला पढ़ोगे। तो एक तरह से जबरदस्ती की गई। तो पहला स्टेप्स उन्होंने क्या लिया, सिन्हाला लीडर्स ने, उन्होंने जो है सिन्हाला लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया 1956 में। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कब ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, तो 1956 के अंदर। दूसरा स्टेप क्या लिया सिन्हाला गवर्नमेंट ने अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए या अपनी जो है सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अपने, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज मतलब फेवर करना। किसको फेवर करेंगे, ऑब्वियसली सिन्हाला लोगों को ही फेवर करेंगे। तो कहां कहां पर उन्होंने फेवर किया, उन्होंने कहीं पे भी इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी जो है वो कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, तो उसके अंदर जो है उन लोगों को, सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस दी। जॉब्स के अंदर जो है सिन्हाला लोगों ने जॉब्स के अंदर सिन्हाला लोगों ने अपने लोगों को प्रेफरेंस दी। ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मतलब सरकारी नौकरियों के अंदर भी उन लोगों ने सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस दी, तमिल को कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिली। तो एक तरह का रिजर्वेशन सिस्टम चला दिया इन लोगों ने कि हमारे ही लोग जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हमारे ही लोगों की जॉब्स लगेगी, हमारे ही लोग सभी सरकारी दफ्तर में बैठेंगे, तमिल्स को कोई भी यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो ये भी गलत बात है, तमिल बोल रहे हैं हम भी तो काम कर रहे हैं, हमको भी तो बराबरी का हक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। तीसरा इन लोगों ने क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया कि आज से जो सरकार है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट भी करेगी और बुद्धिज्म को प्रमोट भी करेगी। अब जब जो लोग हिंदू और मुस्लिम फॉलो कर रहे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनको इस बात से बुरा लगा। तो इन लोगों ने क्या किया, सारे स्टेप्स उठाए खुद के फेवर में, खुद की भलाई के लिए सारे उठाए, बाकियों की क्या विशेष थी, क्या नीड थी, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे मेजर्स को अपन क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स। तो अब सवाल ये बन सकता है कि श्रीलंका की सरकार ने क्या क्या मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स उठाए, 3 है।
3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है अगर 3 ही पॉइंट है। तो पहला स्टेप 1956 के अंदर तमिल को एज ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी सिन्हाला को एज ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया बाय डिसरिगार्डिंग तमिल भाषा को डिसरिगार्ड कर दिया। दूसरा स्टेप्स क्या लिया, उन लोगों ने प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाई। क्या प्रेफरेंशियल पॉलिसी, तो उन लोगों ने सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस दी एजुकेशनल सेक्टर के अंदर, जॉब्स के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कुल मिला के सिन्हाला लोग हर जगह आ जाए। तीसरा उन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो सरकार है श्रीलंका की, ये जो है बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रोटेक्ट भी करेगी और इसको बढ़ावा भी देगी, मतलब इसका जो है बचाव भी करेगी और इसका बढ़ावा भी देगी। तो ये 3 मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स उठाए थे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो ऐसे ये जो रेड ऊपर लिखा हुआ है ना, इसके फॉर्म में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्या है देखो, इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as official language, thus disregarding Tamils। सिन्हाला को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। क्या प्रेफरेंशियल मतलब फेवर किया, किसको, दैट फेवर्ड सिन्हाला लोगों को। किसको, सिन्हाला लोगों को। सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर और जितनी भी सरकारी जॉब्स है उसके अंदर फेवर दिया, किसको, सिन्हाला लोगों को, बाकियों को किसी को भी फेवर नहीं दिया। तीसरा क्या किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, स्पेक्युलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। स्टेट जो है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट भी करेगा, फॉस्टर मतलब बढ़ावा भी देगा बुद्धिज्म को। तो ये 3 स्टेप्स उठाए। अच्छा, अब इन 3 स्टेप्स की वजह से क्या हुआ ना, जो तमिल लोग थे उनमें धीरे धीरे जो है वो सिन्हाला लोगों से अलग होने की भावना जो है वो आने लगी। क्या यार ये हमारा तो कुछ देख ही नहीं रहे, सब अपना देख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है वो सेपरेशन होने लग गया कि तुम्हारे को तो हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल ये आ सकता है कि जो मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स लिए सिन्हाला लोगों ने टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, इसके इफेक्ट क्या हुआ। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, जो तमिल थे उनमें धीरे धीरे एलियनेशन या सेपरेशन की भावना बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि उन लोगों को लगा कि यार ये जो सिन्हाला लोग हैं इनको हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को ये भी लगता था कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये हम लोगों को बराबरी का पॉलिटिकल हक नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं इंस्टीट्यूशंस और जॉब के अंदर, और हमारे जो इंटरेस्ट है उनको इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो धीरे धीरे तमिल और सिन्हाला लोगों के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो है इफेक्ट है किसके, जो मेजॉरिटेरिज्म जो है वो मेजर्स लिए तमिल ने। तमिल 1948 में आज़ाद हुआ, चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद सिन्हाला लोग पावर में आ गए। पावर में आने के बाद उन लोगों ने जो है वो मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स उठाए, जिसकी वजह से सिन्हाला सुप्रीमेसी बनी रहे। क्या क्या स्टेप्स उठाए थे उन लोगों ने, सबसे पहला स्टेप उठाया 1956 के अंदर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। फिर उन लोगों ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दी सिन्हाला लोगों को इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में। फिर उन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अंदर बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन और सरकार जो है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट भी करेगी और प्रमोट भी करेगी। इसकी वजह से क्या हुआ ना, तमिल और सिन्हाला लोगों के बीच में जो है वो टेंशन बढ़ी। टेंशन क्यों बढ़ी, क्योंकि तमिल धीरे धीरे जो है वो एलियनेटेड या सेपरेटेड फील करने लग गए सिन्हाला लोगों से। क्यों करने लग गए, क्योंकि उनको लगता था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके अंदर ये सिन्हाला लीडर्स हैं या बुद्धिस्ट लीडर्स हैं, इनको हमारे इंटरेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, इनको हमारे कल्चर से कोई भी लेना देना नहीं है, हमारी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को ये भी लगा कि जो नया कानून बनाया है ये हमको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे हैं, ये हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स के अंदर, ये हमारे इंटरेस्ट को जो है डिसरिगार्ड कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। तो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि मेजॉरिटेरिज्म का इफेक्ट क्या हुआ तमिल्स पे। तो क्या हुआ, इन तमिल जो है वो एलियनेटेड फील करने लगे। द श्रीलंकन तमिल्स ग्रेजुअली बिगेन टू फील एलियनेटेड ड्यू टू कॉन्जिक्यूटिव गवर्नमेंट मेजर्स। मतलब तमिल जो लोग थे वो उनके अंदर एलियनेटेड मतलब सेपरेशन की या नेग्लेक्टेड होने की जो है फीलिंग बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि उनको लगता था, दे बिलीव दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज और
कल्चर। ठीक है, तमिल्स को लगता था जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है जिसके अंदर बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हैं, उनको हमारे रिलीजन हमारे कल्चर से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज के जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, हम लोगों को बराबरी के पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं क्योंकि वो लोग क्या अपना रहे हैं, प्रेफरेंशियल पॉलिसी। फिर क्या है, इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ ना, इन दोनों के बीच में लड़ाई या टेंशन बढ़ने लगी ओवर द टाइम। एज अ रिजल्ट रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज बिकेम स्ट्रेन्ड ओवर टाइम, मतलब टेंशन वाली जो है वो सिचुएशन इन दोनों के बीच में जो है वो बढ़ने लगी। अच्छा, अब आप एक आदमी को कब तक दबा सकते हो, एक टाइम तक दबा सकते हो, उसके बाद वो आदमी क्या है, अपनी आवाज उठाएगा। तो तमिल लोगों ने भी, क्योंकि उनको परेशानी हो रही है इनके मेजॉरिटेरिज्म मेजर से, तो उन लोगों ने अपनी आवाज उठानी स्टार्ट की। अच्छा, अब एक आदमी आवाज उठाएगा तो कोई मैटर नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना स्टार्ट किया और फिर अपनी जो है वो डिमांड जो है वो रखनी स्टार्ट की कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो एक आदमी नहीं, इन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज बनाए और फिर जो है इन लोगों ने अपनी डिमांड्स को रखना स्टार्ट किया। क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, सबसे पहले डिमांड कर रहे हैं कि तमिल को भी जो है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की जाए, तमिल को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की जाए। फिर इन लोगों ने बोला एक नई चीज कि हम लोगों को रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं उस एरिया का जो है रूल हम लोगों को दे दो। मतलब ये लोग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में रीजनल ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब वहां की सरकार हम खुद चलाएंगे, बाकी तुमको पूरे श्रीलंका में जो करना है तुम अपने इच्छा से करो, लेकिन जहां पर हम रह रहे हैं हमको हमारी सरकार दे दो। फिर तुम्हारे को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ और करनी है तो बनाओ, हम हमारे रीजन में हमारे अकॉर्डिंग रूल कर लेंगे। उन्होंने और क्या डिमांड की, उन्होंने डिमांड की कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ठीक है, लेकिन इनकी जो डिमांड है ये डिनाई कर दी गई बाय सिन्हाला गवर्नमेंट। और खासकर ये जो रीजनल ऑटोनॉमी वाली बात है ना, उसको तो इन लोगों ने बिल्कुल ही नहीं माना। तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इसको धीरे धीरे ये इन लोगों ने मानने लगे थे, लेकिन ये रीजनल ऑटोनॉमी वाली जो शर्त है इन लोगों ने कभी इसको नहीं माना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, टेंशन और बढ़ी। तो बाय 1980s आते आते कुछ पॉलिटिकल पार्टी डिमांड करने लग गए कि अब तो हमको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, हमको हमारी अलग कंट्री दे दो जिस एरिया में हम रहते हैं। कहाँ रहते थे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। तो पहले तो इन लोगों ने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रीजनल ऑटोनॉमी मांगी, फिर इन लोगों ने मांगी कि अब हमको हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री या इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, जिसको वो लोग बोलते हैं इलम या तमिल इलम। तमिल लोग रह रहे हैं तो तमिल इलम इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, एलियनेटेड फील हुए, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि जो सिन्हाला लोग हैं इनको इनके कल्चर लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को ये भी लगता था गवर्नमेंट पॉलिसीज और कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे हैं, इनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड कर रहे हैं और जो है इनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड कर रहे हैं और जो है इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो टेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे तमिल लोग जो है अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं और अपनी डिमांड रखते हैं। उनकी मेजर डिमांड क्या थी, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। सेकेंड डिमांड थी कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं हमको वहां पे रीजनल ऑटोनॉमी दे दी जाए। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ रूल, हम लोगों को हमारा रूल हमारे हाथ में दे दो। इन लोगों ने इक्वल अपॉर्चुनिटी की भी डिमांड की कि हमको इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन इनकी बाकी शर्तें थोड़ी बहुत मान ली गई। लेकिन ये जो रीजनल ऑटोनॉमी वाली जो डिमांड है इसको कंप्लीटली बार बार डिनाई किया गया। तो 1980s आते आते कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो तमिल पॉलिटिकल पार्टीज थी उन लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको ये लोग बोलते हैं तमिल इलम। ठीक है, कहां पर, जिस एरिया में रह रहे, कहां रह रहे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। तो देखो, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज।
रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करने लग गए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी बात करें इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स के अंदर। द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। बाकी दो डिमांड लगभग मान ली गई, लेकिन ये रीजनल ऑटोनॉमी वाली डिमांड नहीं मानी गई। By 1980s, several political organizations were formed demanding independent Tamil इलम, मतलब अलग कंट्री की डिमांड हो रही है अब यहाँ पे, इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, या नॉर्थ या ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट वाली डिमांड है इसको भी क्या कर दिया, डिनाई कर दिया गया। तो जब डिनाई किया तो तमिल तो उन्होंने सोच लिया था कि अब हम लोग जो है वो सिन्हाला के साथ रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो अपना डोमिनियंस नंबर में ज्यादा है तो दादागिरी कर रहे हैं, हमको इन लोगों के साथ रहना ही नहीं है, हमको हमारी अलग कंट्री चाहिए। सिन्हाला लोग इनकी बाकी सारी बातों के ऊपर राजी हो गए, लेकिन ये इंडिपेंडेंट स्टेट वाले पे राजी नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ ना, तमिल और सिन्हाला लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि हो जाता है सिविल वॉर। अब जब सिविल वॉर होता है तो उसके अंदर सिविल वॉर ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो आपस में लड़ते हैं। एक तो होता है कॉन्फ्लिक्ट जो एक छोटे रीजन में कुछ लोगों के बीच में होता है, एक होता है सिविल वॉर जो ज्यादा एरिया पे होता है और ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है वो टेंशन बढ़ती है तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई जब होती है तो वो लड़ाई तब्दील हो जाती है सिविल वॉर में। और सिविल वॉर में आपको पता है कि सिविल वॉर के क्या क्या नुकसान है। जब वॉर होगा तो बहुत सारे लोग क्या है, मरेंगे। जब वॉर होगा तो बहुत सारे लोगों को फोर्स किया जाएगा कि वो अपने घर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि जिस एरिया में लड़ाई हो रही है उस एरिया में लोग रह नहीं पाएंगे, तो वो एरिया छोड़ के बाहर निकलेंगे या वो कंट्री छोड़ के बाहर निकलेंगे, तो वो एज ए रेफ्यूजी बन के जो है वो जीते हैं। वॉर की वजह से जो है लोगों की लाइवलीहुड भी खराब होती है। लाइवलीहुड मतलब जिस एक्टिविटी से लोग पैसा कमा रहे हैं वो खराब हो जाए। फॉर एग्जांपल किसान खेती कर रहा है, वॉर चल रही है तो खेती नहीं कर पा रहा है। कोई ट्रक चला रहा है तो वॉर की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहा है क्योंकि रास्ते जाम है। तो लोगों की जो है पैसे कमाने की एक्टिविटी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। लाइवलीहुड एक्टिविटी भी खत्म हो गई। इससे ओवरऑल क्या हुआ, श्रीलंका का ही नुकसान हुआ। श्रीलंका का सोशली नुकसान हुआ क्योंकि दो सोशल ग्रुप आपस में लड़े। श्रीलंका का इकोनॉमिक नुकसान हुआ क्योंकि जब लड़ाई होती है तो पैसा जो है उसकी कमी होती है, और ओवरऑल जो है वो कंट्री को एक बड़ा सेटबैक लगा है। क्योंकि जब एक वॉर होती है तो कंट्री डेवलप नहीं करती है, वो जिस पोजीशन पे उससे पीछे चली जाती है। और ये जो सिविल वॉर है ना, ये श्रीलंका के अंदर 2009 में जाके खत्म होता है। कब खत्म हो रहा है, 2009 के अंदर। ठीक है, तो ये जो है काफी लंबा सिविल वॉर चला और फाइनली 2009 में जो है वो सिन्हाला लोग जो है वो इनकी बातें मान जाते हैं। अब ऐसा नहीं किया होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, लेकिन सिन्हाला लोगों ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए किया, दोनों के बीच में टेंशन हुई। ठीक है, तो ये आउटकम्स क्या हुए मेजॉरिटेरिज्म मेजर्स के। सबसे पहले मेजॉरिटेरिज्म के इफेक्ट क्या हुए और उन इफेक्ट का कुछ आउटकम हुआ। क्या आउटकम हुआ, दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी ग्रू इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, वो लड़ाई झगड़े इतने बड़े कि द कॉन्फ्लिक्ट सून टर्न इनटू सिविल वॉर। कॉन्फ्लिक्ट पहले लड़ाई झगड़े हुए, फिर वो लड़ाई झगड़े किस में तब्दील हो गए, सिविल वॉर में। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज किल्ड। सिन्हाला लोग भी मरे तो तमिल भी मरे। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज अ रेफ्यूजी। बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली कंट्री छोड़कर रेफ्यूजी बन के दूसरी कंट्रीज में जाने पे मजबूर हुए, क्योंकि कहीं पे अगर वॉर चल रही है तो लोग रहना परेशान, लोग वहां पर लोग रहना प्रेफर नहीं करते हैं। फिर मैनी लॉस देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो एक्टिविटी करते हैं कमाने के लिए, वो जो है वो चली गई। मतलब उनका जो कमाने का साधन था वो चला गया। फॉर एग्जाम्पल किसी की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से किराया ले रहा है और उसका रोजी रोटी चल रही है, अब वो वॉर में वो बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो गई तो उसकी रोजी रोटी भी चली गई। ठीक है, द सिविल वॉर कॉज अ टेरिबल सेटबैक टू कंट्रीज सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड द सिविल वॉर एंडेड इन 2009। ठीक है, अभी इस बार अपन ने क्या पढ़ा कि श्रीलंका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पे पावर को शेयर करने की डिमांड हुई
और लोगों ने वहां पे डिनाई कर दिया, या सिन्हाला लोगों ने डिनाई कर दिया, उसके कुछ इफेक्ट श्रीलंका को देखने को मिले। तो आप बताओ ये इफेक्ट कैसे हैं, ये इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दिमाग लगाओ। आई एम श्योर ज्यादातर लोग जो है नेगेटिव की बात कर रहे होंगे कि जो है जो इन लोगों ने पावर शेयर नहीं की, इसका इनको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। अब आगे देखो, ये दिमाग में रखना कि इनको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। अब अपन दूसरे कंट्री की बात करेंगे जिसने वहां पर भी पावर शेयरिंग की डिमांड राइज हुई और उस कंट्री ने उसको कैसे हैंडल किया। श्रीलंका में भी पावर शेयरिंग की डिमांड हुई, श्रीलंका ने उसको हैंडल ढंग से नहीं किया तो उसको कुछ नुकसान देखने को मिले। बेल्जियम के अंदर भी पावर शेयरिंग की डिमांड राइज होगी और बेल्जियम क्या स्टेप्स लेती है, आइए चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको श्रीलंका की लोकेशन के बारे में बताया, इसका भी अपन देख लेते हैं। बेल्जियम जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में कंट्री है जो कि नीदरलैंड कंट्री से अलग होकर बनी है। पहले एक समय पे बेल्जियम और नीदरलैंड एक ही कंट्री हुआ करते थे, लेकिन बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। क्यों अलग हुआ ये आपको मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री क्या चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके अंदर इसकी घटना दे रखी है कि फ्रांस जो है वो रिवोल्यूशनरी की चिंगारी नीदरलैंड में जाती है और नीदरलैंड के बेल्जियम में लोग जो है रिवोल्यूशन करके नीदरलैंड से अलग हो जाते हैं। तो वो स्टोरी अपन वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये मानना है कि जो बेल्जियम है वो नीदरलैंड का पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट हुआ करता था, अभी नहीं। तो बेल्जियम एक जो है वो यूरोप की कंट्री है। साइज की अपन बात करें तो हरियाणा के बराबर का साइज है, मतलब हरियाणा और बेल्जियम साइज वाइज जो है वो एक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात कर लो तो हरियाणा की आधी पॉपुलेशन है। हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है? श्रीलंका में अपन ने बताया श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि सेम एज हरियाणा है। तो यहाँ पर जो है हरियाणा की पॉपुलेशन का आधी है। आधी है मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़। कितनी है? 1 करोड़ या 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा। तो बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़। साइज कितना है? हरियाणा जितना। बेल्जियम में भी अलग अलग एथनिक कंपोजिशन के लोग रह रहे हैं। श्रीलंका का मैंने बताया अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग रह रहे हैं, सेम यहाँ पर भी अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग रह रहे हैं, जिसको अपन ने नाम दे दिया एथनिक कंपोजिशन या एथनिक ग्रुप्स। अच्छा, अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक या एथनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है? एथनिक या एथनिक ग्रुप का मतलब होता है एक सोशल ग्रुप जिसका मानना है या उनका रिलीजन, उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, उनका ओरिजिन क्या है? सेम है। एथनिक क्या है? एथनिक एक सोशल ग्रुप है जिनका सेम ओरिजिन, सेम ट्रेडिशन और सेम कल्चर है। मतलब एक ऐसा सोशल ग्रुप, मतलब एक ऐसे सोशल ग्रुप जिसके अंदर जितने भी लोग हैं उनका ओरिजिन सबका एक है, उनका ट्रेडिशन सबका एक है, उनका कल्चर सबका एक है। ये जितने भी लोग एक सोशल ग्रुप के हैं जिनका मानना है कि हमारा जो है वो ओरिजिन, ट्रेडिशन और कल्चर सेम है, इन लोगों का ये मानना है कि जो हमारा पूर्वज है वो क्या है? सेम है। हमारा पूर्वज क्या है? सेम है। अच्छा, इनका ऐसा क्यों मानना है कि इनका पूर्वज जो है वो सेम है? क्योंकि इनका मानना ऐसा है कि देखो हम दोनों दिखते एक हैं, तो हमारे जो 4 फादर्स हैं वो क्या रहे होंगे? एक। ये भी बोलते हैं कि देख तेरा कल्चर और मेरा कल्चर क्या है? सेम, इसलिए हमारे जो पुरखे हैं वो कैसे रहे होंगे? सेम। तो एक सोशल ग्रुप क्या है? एक एथनिक ग्रुप क्या है? एक ऐसा सोशल ग्रुप जिनका सेम ओरिजिन, सेम ट्रेडिशन और सेम कल्चर है। एक सोशल ग्रुप के लोग मानते हैं कि उनके पुरखे एक रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बोलते हैं हम दोनों दिखने में एक जैसे हैं और हमारा कल्चर एक जैसा है। ठीक है, हम लोग दिखते एक जैसे हैं, हमारा कल्चर एक जैसा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सेम एथनिक ग्रुप के लोग एक ही कंट्री में रह रहे हैं और उन सबका रिलीजन एक हो। रिलीजन और नेशनलिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एथनिक ग्रुप के लोग रह रहे हैं और बीच में अपन ने लाइन खींच के बॉर्डर बना दी, तो अब इन दोनों की नेशनलिटी तो अलग अलग हो गई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं उनकी सेम नेशनलिटी और रिलीजन होंगे, लेकिन उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन और उनके ओरिजिन कैसे होंगे? सबके सेम। समझ में आया? तो एथनिक का क्या मतलब होता है? अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सेम ओरिजिन, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। People of same ethnic group believe in their common descendant because of similarity of physical type or culture or both.
कि हम दोनों दिखते एक जैसे हैं या हमारा कल्चर एक जैसा है, या दोनों ही हमारा दिखता है और कल्चर दोनों ही सेम है। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव टू बी सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। समझ में आया? ये बेल्जियम का मैप है, ऊपर आपको नीदरलैंड दिख रहा है, फिर आपको जर्मनी दिख रहा है, फिर लग्जमबर्ग दिख रहा है, फिर फ्रांस दिख रहा है। 4 जो है वो नेबर्स हैं बेल्जियम के, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। इधर देखो नीदरलैंड, ये आपका जो हरा वाला है ये लग्जमबर्ग, सॉरी पहले नीदरलैंड आ गया, फिर इसके बाजू में जर्मनी, फिर ये आपका लग्जमबर्ग, और फिर ये जो है इधर आपका ये ऑरेंज वाला फ्रांस। समझ में आया? ठीक है, आगे चलो। अच्छा, जैसे अपन ने पढ़ा कि श्रीलंका में 74% सिनाला है, 18% तमिल है, वैसे यहाँ पर क्या क्या है? तो अगर अपन जैसे श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन थे? सिनाला। तो यहाँ पर मेजोरिटी में कौन है? डच। डच कौन? जो कि नीदरलैंड के रहने वाले। तो नीदरलैंड के जो लोकल लोग हैं उनको अपन डच बोलते हैं। जैसे इंडिया के लोकल लोगों को अपन इंडियन बोलते हैं, वैसे नीदरलैंड के लोकल लोगों को डच बोलते हैं। अच्छा, बेल्जियम नीदरलैंड से ही अलग होकर बना है, तो ज्यादातर लोग कैसे हैं? डच लोग हैं। ज्यादातर लोग कैसे हैं? डच, जिनका ओरिजिन कहाँ का है? नीदरलैंड का। तो 59% जो लोग हैं, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादातर लोग कैसे हैं? डच हैं, जिनकी पॉपुलेशन कितनी है? 59। और ये कहाँ पर रहते हैं? ये आपको ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है मैप के अंदर, ये वाला, इस वाले रीजन में रहते हैं, क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है, ये यहाँ से जो रीजन है यहाँ पर नीदरलैंड ही तो आ रहा है मैप में, मैंने आपको बताया था ये वाला नीदरलैंड। तो नीदरलैंड से टच वाले एरिया के अंदर कौन लोग रह रहे हैं? डच लोग। और इनकी कितनी पॉपुलेशन है? 59। तो 59 पॉपुलेशन किसकी है? डच लोगों की, जो कि कहां पर रह रहे हैं? फ्लेमिश रीजन में। अपन ने बेल्जियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक नॉर्थ पार्ट और एक साउथ पार्ट। नॉर्थ पार्ट को अपन बोलते हैं फ्लेमिश और साउथ पार्ट को अपन बोलते हैं वेलोनिया। फ्लेमिश रीजन का येलो कलर है, वेलोनिया का रेड कलर है। ठीक है, 40% जनता ऐसी है जो कि फ्रांस की या फ्रेंच बोलने वाली है। 40% जनता फ्रेंच बोलने वाली है। और आपको पता है कि ये नीचे इधर फ्रांस लग रहा है, तो फ्रांस जिस एरिया से लग रहा है उस एरिया में कौन रह रहे हैं? फ्रेंच बोलने वाले लोग। और इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 40। और ये किस रीजन में रह रहे हैं? साउथ रीजन में, जिसको अपन बोलते हैं वेलोनिया रीजन। 1% जनता ऐसी है जो कि जर्मन बोलने वाली है। ये इधर देखोगे 1% जनता जर्मन बोलने वाली है। और इधर जर्मनी की बॉर्डर भी लग रही है, लग्जमबर्ग की बॉर्डर इधर लग रही है। ठीक है, तो फ्रांस में 3 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, या 3 कम्युनिटी के लोग हैं, या 3 ओरिजिन के लोग हैं। एक है आपके डच, एक है आपके फ्रेंच, और एक है आपके जर्मन। डच लोग जो हैं वो 59% है, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, नॉर्थ पार्ट। फ्रेंच लोग जो है वो 40% है, जो कि साउथ रीजन में रहते हैं, और वो जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। 1% पॉपुलेशन जो है वो जर्मन्स की है, जो जर्मनी से सटता हुआ इलाका है वहां पर। अच्छा, बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। ये आपको अगर ऑरेंज कलर से यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ये यहाँ की कैपिटल है। कैपिटल में कहानी उल्टी है। जैसे कंट्री में मेजोरिटी में कौन है? डच लोग 59%, 40% ही फ्रेंच। कैपिटल में कहानी उल्टी है। कैपिटल में कहानी क्या है? कैपिटल के अंदर 80% तो है फ्रेंच और 20% है डच। कंट्री के अंदर फ्रेंच माइनॉरिटी में है, तो कैपिटल में मेजोरिटी में है। डच लोग कंट्री में मेजोरिटी में है, तो कैपिटल में माइनॉरिटी में है। और जर्मन तो दोनों ही जगह माइनॉरिटी में, क्योंकि 1% है। तो देखो एथनिक कंपोजिशन क्या है। बेल्जियम की बात करें तो 59% डच स्पीकिंग है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, येलो कलर से मार्क किया हुआ है। 40% फ्रेंच है, वेलोनिया रीजन में रहते हैं, रेड कलर से मार्क किया है। 1% जर्मन बोलने वाले लोग हैं। ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है, उसमें 80% फ्रेंच है और 20% डच है। नोट क्या कह रहा है? डच मेजोरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन ब्रुसेल्स। डच जो लोग हैं वो कंट्री में तो मेजोरिटी में है, लेकिन कैपिटल में क्या है? माइनॉरिटी के अंदर। सेम कहानी है, श्रीलंका में भी अलग अलग लोग थे, यहाँ पर भी क्या है? अलग अलग लोग हैं। तो सेम कहानी यहाँ पर भी हो सकती है। अच्छा, अब ये जो फ्रेंच लोग है ना, ये क्या है? नंबर में कम है। कितने? 40%। फ्रेंच कितने? 40%। और डच कितने हैं? 59। फ्रेंच लोग नंबर में कम है, लेकिन ये लोग पैसे वाले ज्यादा है। इनके पास में पॉलिटिकल पावर भी जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो फ्रेंच माइनॉरिटी में, लेकिन ये रिच भी है और ये लोग पावरफुल भी हैं। इसकी वजह से क्या है ना, डच लोग नाराज हो जाते हैं कि यार ये लोग तो एक तो नंबर में कम है,
ये पैसे वाले भी ज़्यादा हैं और इनके पास में पावर भी ज़्यादा है। तो डच लोग इस बात से नाराज़ हैं क्योंकि वो लोग ना तो इतने पैसे वाले हैं ना इतने पावरफुल है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेल्जियम का जितना भी डेवलपमेंट हुआ ना वो फ्लेमिश रीजन में बाद में हुआ। मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज आई, अगर अपन ये बात करें इंडस्ट्रीज जितनी भी आई तो सबसे पहले वेलोनिया वाले रीजन में आई। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया फ्रांस यूरोप में, तो बेल्जियम के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो शुरुआत है या इंडस्ट्रीज लगने की शुरुआत है वो वेलोनिया रीजन में पहले लगी। वेलोनिया रीजन में इंडस्ट्रीज पहले लगी तो वहां पे लोगों के पास में पैसा आया तो लोगों ने वहां पे एजुकेशन ली। एजुकेशन लेने के बाद वो अच्छी अच्छी जॉब्स और पॉलिटिक्स के अंदर आ गए और यही इंडस्ट्रीज फ्लेमिश रीजन में बाद में गई तो उनका डेवलपमेंट जो है थोड़ा बाद में हुआ। तो वो इतने पैसे वाले और इतने पावरफुल नहीं है एज कंपैरेटिव टू फ्रेंच। तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि डच लोग क्या है नंबर में ज्यादा है तो सेम कहानी कर सकते थे, अपनी दादागिरी फ्रेंच लोगों के ऊपर बता सकते थे। इसकी वजह से क्या होता वहां पर भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता और कॉन्फ्लिक्ट होके फिर क्या होता ना, ये दोनों जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता तो सिविल वॉर होता और सिविल वॉर होता तो ये भी पार्टीशन की बात करते हैं। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई है ना ये ब्रुसेल्स में और ज्यादा थी क्योंकि ब्रुसेल्स वैसे ही फ्लेमिश रीजन में और वहां पर कौन नंबर में ज्यादा है, फ्रेंच में। तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन ज्यादा है। ठीक है, बेल्जियम के अंदर अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हैं और इसकी वजह से वहां पे टेंशन राइज हो रही है। क्यों टेंशन राइज हो रही है? क्योंकि फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में लेकिन वो रिच और पावरफुल है, क्योंकि डच लोगों के पास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन वेलोनिया रीजन से बाद में पहुंचा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत वेलोनिया रीजन में होती है। इसकी वजह से क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में जो है वो टेंशन बढ़ती है और क्योंकि डच लोग नंबर में ज्यादा है तो ये इजीली अपनी दादागिरी फ्रेंच पे जता सकते थे। और इन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता तो कॉन्फ्लिक्ट जो है सिविल वॉर में कन्वर्ट होता और ये जो है पार्टीशन को लीड करता और ज्यादा टेंशन जो है वो इसकी कैपिटल में है, क्योंकि कैपिटल में फ्रेंच मेजॉरिटी में है और डच माइनॉरिटी में है। तो देखो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ दिस एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन के क्या आउटकम या प्रॉब्लम हो सकते थे, क्या है? देखो, फ्रेंच माइनॉरिटी वर रिच एंड पावरफुल, फ्रेंच माइनॉरिटी में लेकिन वो रिच और पावरफुल है। डच वर एंग्री, डच इस बात से एंग्री है, क्यों है? एंड वर नॉट रिच एंड पावरफुल बिकॉज दे गॉट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेट। डच नाराज हैं क्योंकि वो रिच नहीं और पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत बाद में गया। 1950s और 1960s के बीच में टेंशन बिटवीन बोथ कम्युनिटीज इंक्रीज एंड इट वाज मोर सीरियस इन ब्रुसेल्स। 1950 और 1960 के बीच में इन दोनों के बीच में टेंशन बहुत बढ़ जाती है पावर को लेके कि हमारे पास ज्यादा पावर आनी चाहिए। ठीक है, डच पीपल कुड फोर्स देयर विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन पीपल बिकॉज ऑफ देयर न्यूमेरिक मेजॉरिटी। डच लोग क्योंकि नंबर में ज्यादा है तो इजीली दादागिरी कर सकते थे फ्रेंच और जर्मन पे। अगर वो दादागिरी करते तो क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जो सिचुएशन थी दिस कुड लीड टू पार्टीशन ऑफ कंट्री वेयर बोथ कंट्रीज कुड क्लेम ब्रुसेल्स। ये है पार्टीशन है। ठीक है, समझ में आया? फ्रेंच माइनॉरिटी में है लेकिन रिच और पावरफुल है, इसकी वजह से डच नाराज है क्योंकि वो रिच भी नहीं है और वो पावरफुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बाद में गया। अब डच और जो है डच लोग जो है क्योंकि वो नंबर में ज्यादा है तो इजीली दादागिरी कर सकते थे फ्रेंच और जर्मन्स के ऊपर, और जो है इसकी वजह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट होता तो सिविल वॉर होता, सिविल वॉर होता तो कंट्री का पार्टीशन हो जाता और दोनों ही कम्युनिटी बोलती कि जो ब्रुसेल्स है वो हमारा है, हमारा है। ठीक है, अब क्या होता है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ रही है। कब बढ़ रही है? 1950 से लेके 1960 के बीच में। इन लोगों में जब टेंशन बढ़ी तो जो बेल्जियम की उस समय की सरकार थी उन्होंने इस सिचुएशन को देख लिया और उन लोगों को पता था कि अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो ये लड़ाई धीरे धीरे सिविल वॉर में तब्दील होगी और फिर पार्टीशन की भी बात होगी। तो जो बेल्जियम की सरकार है उसने जो है ये इसको देखा और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि देखो यार, अपने यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी तो है और दोनों को ही अपने को पावर देनी पड़ेगी। तो इन्होंने डिसाइड किया बेल्जियम की सरकार ने कि हाँ, हम जो है वो पावर सबके अंदर इक्वली बराबर डिवाइड कर देंगे और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदल देते हैं, 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं 1970s और 1993 के बीच में, और वो दोनों को इक्वली पावर या दोनों को राजी कर देते हैं। ठीक है, दोनों को राजी कर देते हैं और ये जो इन दोनों ने दोनों को राजी किया
इसको अपन बोलते हैं बेल्जियम का अकोमोडेशन मॉडल, ठीक है, या बेल्जियम का न्यू गवर्नमेंट मॉडल। श्रीलंका का क्या था गवर्नमेंट मॉडल? मेजॉरिटेरिज्म के ऊपर बेस्ड था, मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने हिसाब से रूल करेगी। बेल्जियम ने क्या अपनाया? अकोमोडेशन, मतलब हम सबको एक साथ अकोमोडेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? बेल्जियम गवर्नमेंट हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे थे। बेल्जियम लीडर रिकॉग्नाइज एग्जिस्टिंग रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। बेल्जियम के जो लीडर्स, जो सरकार थी, उसने रीजनल और कल्चरल डाइवर्जन देखा कि हाँ, कंट्री के अंदर रीजन, एक रीजन में अलग लोग हैं, एक रीजन में अलग लोग हैं, और दोनों का कल्चर क्या है? अलग अलग है। तो इन लोगों ने इसको जो है अच्छे से रिकॉग्नाइज किया, और पावर को बांटने के लिए इन्होंने क्या किया? दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times बिटवीन 1917 एंड 1903 सो दैट एवरी कम्युनिटी कुड बी अकोमोडेटेड। सबको अकोमोडेट या सबको राजी करने की कोशिश की गई, एंड दे केम अप विद न्यू गवर्नमेंट मॉडल। समझ में आया? अभी अगर ये नहीं करते तो दोनों आपस में लड़ते, सिविल वॉर होता और कंट्री का पार्टीशन भी हो सकता था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज ही तो बोल रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, अब ये नया न्यू गवर्नमेंट मॉडल क्या था, या अकोमोडेशन मॉडल क्या था? तो 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि बेल्जियम की सरकार का अकोमोडेशन मॉडल या न्यू गवर्नमेंट मॉडल क्या था। तो क्या था देखते हैं। इन लोगों ने सबसे पहले क्या बनाई? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। सबसे पहले क्या बनाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब बनाई इन लोगों ने, तो इन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 50 मंत्री बनेंगे, क्या बनेंगे? 50 मंत्री बनेंगे, तो 25 तो बनेंगे डच के और 25 ही बनेंगे फ्रेंच के। 25 ही डच लोगों के मंत्री और 25 ही फ्रेंच के मंत्री। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स का जो है रिप्रेजेंटेशन क्या कर दिया? बराबर। अच्छा, सेंट्रल के अंदर डच लोग झुक गए, क्योंकि डच लोग ज्यादा नंबर में है तो इनके मंत्री भी ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन डच ने बोला कोई बात नहीं, आप फ्रेंच और डच को क्या कर दो? बराबर मंत्री दे दो। तो यहाँ पर डच लोगों ने क्या किया? अपना बड़प्पन दिखाया। तो फ्रेंच लोग अपना बड़प्पन कहाँ दिखाएंगे? जहां पर वो नंबर में ज्यादा है। वो नंबर में कहाँ ज्यादा है? ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच अपना बड़प्पन दिखाते हैं, तो वो भी याद करना, अभी दिमाग में रखा, हम उस पर आएंगे। तो पहला न्यू गवर्नमेंट का मॉडल का फीचर क्या था? एक नई सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जिसके अंदर दोनों कम्युनिटी के जो मंत्री थे वो क्या हो गए? बराबर, ठीक है। दूसरा स्टेप इन्होंने क्या बनाया ना? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पहले भी थी, लेकिन अभी जो स्टेट गवर्नमेंट बनाई वो कैसी बनाई? ऐसी स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, या स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई भी जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना है, वो अपने हिसाब से काम कर सकती। तो इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट बना दिए, ठीक है। तीसरा स्टेप उन्होंने क्या लिया? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया फ्रेंच लोगों के लिए, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जर्मन के लिए, एक कम्युनिटी बनाया डच लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट है, उसके अंदर वोट भी सिर्फ जर्मन डाल रहा है और चुनाव भी जर्मन ही लड़ रहा है। तो सिर्फ अलग अलग कम्युनिटी की 3 सरकारें बना दी, और इन 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर भी थी। क्या पावर थी? कि वो अपने कल्चर से रिलेटेड, अपने लैंग्वेज से रिलेटेड, या एजुकेशन से रिलेटेड लॉज भी बना सकते हैं। सिर्फ नाम की सरकार नहीं है, लॉ भी बना रही है। किन मुद्दों पे? 3 मुद्दों पे, कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशनल, ठीक है। कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशनल। ब्रुसेल्स के अंदर जो सरकार बनती है उसके अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है डच और फ्रेंच का। सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है मिनिस्टर्स का, यहां पर है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों में डिफरेंस है, एक में मिनिस्टर और एक में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। फिर इन लोगों ने बोला कि कंट्री के अंदर कोई भी ऐसा लॉ बनेगा, कोई भी ऐसा स्पेशल लॉ जो तीनों कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है, तो हमको तीनों कम्युनिटी से इंडिविजुअली मेजॉरिटी चाहिए। ऐसा लॉ बनने में क्या चाहिए? 100 लोग हैं, 51 वोट आ गए तो वो लॉ पास हो जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी हो गई। अभी ऐसा नहीं है। मान लो कि 30 लोग तो हैं डच के, 30 लोग फ्रेंच के हैं, 40 लोग डच के हैं, और 30 लोग जो है आपके जर्मन के हैं। तो इस 30 में से 16 वोट इधर चाहिए, इधर 21 वोट चाहिए और इधर भी 16 वोट चाहिए, तभी जो है वो लॉ पास होगा। तो तीनों कम्युनिटी से मेजॉरिटी चाहिए, एक कम्युनिटी से मेजॉरिटी नहीं चाहिए, या ओवरऑल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या? अगर वो लॉ तभी पास होगा जब तीनों कम्युनिटी के लोग राजी होंगे।
तो जो है वो कोई भी जो है अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा, या कोई भी ऐसा लॉ जो बाकी को जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो ऐसे लॉ भी जो है वो पास नहीं हो पाएंगे। तो एस्पेक्ट ऑफ न्यू गवर्नमेंट मॉडल क्या है? फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्या है, डच और फ्रेंच के क्या है, इक्वल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स याद रखना। सेकंड, इन्होंने क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट बनाई, कैसी, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो है रिपोर्ट नहीं करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते हैं। तीसरा क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, इलेक्टेड बाय पीपल हु स्पीक सेम लैंग्वेज, डच, फ्रेंच एंड जनवर, रिगार्डलेस वेयर दे लिव, कंट्री में कहीं पे भी रह रहे लेकिन वोट डाल सकेंगे अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट में। कम्युनिटी गवर्नमेंट 3 मुद्दों पे लॉ बना सकती है, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लिंग्विस्टिक। तो ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट किन किन मुद्दों के ऊपर जो है वो लॉ बना सकती है? तो कल्चरल, एजुकेशनल और लिंग्विस्टिक मुद्दों पे लॉ बना सकती है। ब्रुसेल्स की खुद की सरकार बनी, जिसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया दोनों कम्युनिटी को। डच लोगों ने वहां पे अपना बड़प्पन दिखाया, तो फ्रेंच ने ब्रुसेल्स के अंदर बड़प्पन दिखाया। सम स्पेशल लॉ मस्ट रिक्वायर अप्रूवल मेजॉरिटी ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, कुछ स्पेशल लॉज को मेजॉरिटी चाहिए ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। नो सिंगल कम्युनिटी मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, तो स्पेशल लॉ के अंदर कोई एक सिंगल कम्युनिटी अपना लॉ नहीं बना सकती। फॉर एग्जांपल श्रीलंका की बात कर लो, अगर ये लॉ वहां पर होता कि जो है दोनों कम्युनिटी से मेजॉरिटी चाहिए और सिन्हाला लोग बोलते कि आज से हम सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, तो उनको क्या करना पड़ता है, सिन्हाला कम्युनिटी में तो मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए। तमिल में भी ज्यादातर लोग बोले कि हाँ सिन्हाला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, तो तमिल कभी बोलते ही नहीं सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, क्योंकि उनको आती ही नहीं थी। तो सिन्हाला को कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पर नहीं बना सकते थे, क्योंकि वहां पे एक ही कम्युनिटी डिसीजन ले रही है, तो उन्होंने बना दिया। अभी अगर दोनों कम्युनिटी डिसीजन ले रही होती तो सिन्हाला कभी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बन पाती, दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज होती वहां पे। समझ में आ रहा है? तो एस्पेक्ट ऑफ न्यू गवर्नमेंट मॉडल में 5 पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट, 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि कल्चर, एजुकेशनल और लिंग्विस्टिक लॉज बना रही है, ब्रुसेल्स के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और स्पेशल लॉ के अंदर ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप से मेजॉरिटी चाहिए, ताकि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी जो है वो डिसीजंस ना ले सके। अच्छा, इसका आउटकम क्या हुआ? इसका आउटकम ये हुआ कि जो 2 लोग पहले लड़ रहे थे, डच और फ्रेंच, इन दोनों की लड़ाई क्या हो गई, खत्म। क्या हुई? खत्म। जब लड़ाई खत्म हो गई तो सिविल वॉर भी नहीं होगा, सिविल वॉर नहीं होगा तो कंट्री का पार्टीशन भी नहीं होगा। और इसका एक आउटकम ये भी निकला कि जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसके हेडक्वार्टर को चूज करने की बारी आई कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाए, कहाँ बनाए। तो यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया इसका हेडक्वार्टर हम बनाएंगे ब्रुसेल्स में, क्योंकि ब्रुसेल्स ने एक बहुत बड़ा उदाहरण या एग्जाम्पल दिया है कि पावर को शेयर करनी चाहिए, ताकि आपस में जो सभी लोग हैं वो पीसफुली रह सकें। तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाते हैं ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है। तो इसके आउटकम्स क्या हुए अकोमोडेशन मॉडल के? सबसे पहला आउटकम, ऑल्दो ये मॉडल कॉम्प्लेक्स है, क्यों कॉम्प्लेक्स है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहे हो, स्टेट बना रहे हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना रहे हो, ब्रुसेल की अलग सरकार है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया इन लोगों ने। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? सिविक स्ट्राइफ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो खत्म हो गई दोनों के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गई तो पॉसिबल ऑफ पार्टीशन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन वाज प्रिवेंटेड, कंट्री का पार्टीशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वो खत्म हो गया। और ब्रुसेल्स वाज चोजन एज हेडक्वार्टर व्हेन मेनी कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बना तो ब्रुसेल्स को जो है वो हेडक्वार्टर चुना यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इंडियन तमिल्स, इंडियन तमिल्स कितने हैं? परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स का परसेंटेज कितना है? फिर कौन सी ईयर के अंदर एक्ट पास किया गया था जिसने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया? सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो किन मुद्दों पे लॉ बना रही है? 3 मुद्दे बताए मैंने आपको, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट किन मुद्दों पे लॉ बना रही है, ठीक है। डच लोगों का परसेंटेज
डच, फ्रेंच, जर्मन, परसेंटेज इन बेल्जियम एंड ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में बताओ इन दोनों के परसेंटेज, या ये भी हो सकता है कि सिन्हाला तमिल और सिन्हाला तमिल परसेंटेज इन श्रीलंका। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको कमेंट में आंसर करके बताना है कि जो श्रीलंकन तमिल से उनका कितना परसेंटेज है, इंडियन तमिल से उनका कितना परसेंटेज है, कौन सी ईयर में एक्ट पास किया गया जिसके अंदर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट किन किन मुद्दों के ऊपर लॉ बना पा रही है, डच, फ्रेंच और जर्मन का कितना परसेंटेज है, या सिन्हाला और तमिल्स का कितना परसेंटेज है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर होमवर्क की बात करें तो आपको जो है सबसे पहले लिखना है मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स या मेजर्स क्या थे सिन्हाला गवर्नमेंट के। फिर आपको ये लिखना है इफेक्ट्स ऑफ मेजॉरिटेरिज्म मेजर्स। ठीक है, आपको बेल्जियम का अकोमोडेशन मॉडल के बारे में बताना है। मैं अभी बता दूंगा ना क्या क्या है मॉडल। आपको एथनिक का मतलब बताना है, आपको मेजॉरिटेरिज्म का मतलब बताना है। सबसे पहले आपको बताना है कि सिन्हाला गवर्नमेंट के मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स क्या थे। दूसरा आपको यह बताना है कि उनके जो मेजॉरिटेरिज्म स्टेप्स थे उसको उसके क्या इफेक्ट पड़े तमिल्स पे। तीसरा, बेल्जियम का अकोमोडेशन मॉडल के पॉइंट बताने, 5 पॉइंट बताए थे। एथनिक का क्या मतलब होता है और मेजॉरिटेरिज्म का क्या मतलब होता है। अच्छा, एक यहां पर इंडिपेंडेंट तमिल ईलम कि कहाँ डिमांड कर रहे थे, कौन से एरिया में डिमांड कर रहे थे। तमिल जो है अपने लिए इंडिपेंडेंट इलम या इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, वो श्रीलंका के कौन से एरिया में डिमांड कर रहे थे, तो आपको एरिया बताना है वो किस एरिया में रहते थे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी फ्राइडे को होगी और फ्राइडे को हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। आपने देखा एक ने पावर शेयर की और एक ने पावर शेयर नहीं की, तो जिसने नहीं की उसको नुकसान हुआ और जिसने की उसको फायदा हुआ। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके प्रैक्टिकल और मॉरल रीजन देखेंगे और फिर बाद में हम देखेंगे पावर को हम कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं। तो हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। अच्छा, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप जो है इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन आता है। सब्सक्राइबर्स का हम जो है वो टारगेट लेके चलेंगे 50 सब्सक्राइबर्स का। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो 50 सब्सक्राइबर्स नहीं आए तो आप जो है जाके सब्सक्राइब कर दो। ऐसा है आगे तो नहीं करोगे फिर भी आप कर देना, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट क्या करोगे, ये जो एमसीक्यूज मैंने आपको दिए ना इसके आंसर्स आप जो है वो कमेंट कर सकते हो या आपने कुछ सजेशंस दे सकते हो। अच्छा, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आज की पीडीएफ वहां पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।